स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हम देख रहे हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का जो किताब है, महत्वपूर्ण किताब, उसको हम पूरा का पूरा एक तरफ से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे देवनागरी लिपि। इससे पहले हो चुके हैं आपके कई 3-4 वीडियो, तो उसको भी देखिएगा यदि शुरू से देखना चाहते हैं। तो आज देवनागरी लिपि से शुरू करते हैं और आप ज़रूर याद रखिए सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की यह बुक का विश्लेषण है। विश्लेषण करने का मतलब कि एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन के रूप में उभर के सामने आता है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, यह उनका किताब का नाम है। वाचन स्वर अवनिष्ठ। आइए देखते हैं। तो एक एक क्वेश्चन क्या होता है, एक एक लाइन उनका एक एक क्वेश्चन के रूप में उभरता है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से चौथी 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। देखिए विकासित लिखे हैं तो थोड़ा बहुत त्रुटियां तो रहती ही हैं शब्दों में, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे, मतलब कोई भी रहेगा समझ जाएगा। आप भी लिखेंगे तो आप खुद कुछ ना कुछ गलती कर देंगे। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं, जो इस प्रकार से है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। 3 यहाँ पे तथ्य आपने क्या देखा कि नगर में होने के कारण देवनागरी, और ललित विस्तार, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी बना, और पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी हुआ कि देव की नगरी है, चंद्रगुप्त की नगरी है। आगे जो चौथा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा उसमें यह है कि श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार, कौन? श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यानी 3 कोण वाले यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी हो गया। समझ गए? देवनागर कहलाते थे यंत्र, और उसके जो बीच में लिखा जाता था सांकेतिक चिन्ह, वो उसे अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे, और यह हो गया आपका देवनागरी। 5वां जो आपका मत माना जाता है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य कला की एक शैली का नाम नागर होने से, आप जानते हैं ना द्रविड़ शैली, नागर शैली, तो उस शैली के होने से नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के ये राजा थे जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। तो यह आखिरी वाला पॉइंट भी जरूर याद रखिए कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। अब देखते हैं देवनागरी लिपि का वैशिष्ट। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, साइंटिफिक, यानी सबके लिए अलग अलग वर्ण है और सबके लिए हर प्रत्येक अक्षर के लिए ध्वनि उच्चरित होती है, ध्वनि का उच्चारण होता है, और ये वैज्ञानिक है, आपको पता ही होगा। अब इसमें सुधार क्या क्या कब कैसे हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और जानकारी भी होनी चाहिए। सुधार की बात की जाए तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फंड, जिसे तिलक फंड भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया। कक्का की कुक्कू के कै को कौ कंग कह, ये वाला। सर्वप्रथम डॉक्टर, हम लोग चिल्ला चिल्ला पढ़ते थे ना, सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर अंग यण नम, ये 5वां अक्षर है ना हर वर्ग का, के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। अनुस्वार बस चंद बिंदी लगा दीजिए। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। मात्राओं के बाद मतलब कि दाहिने तरफ लिख दो। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए,
जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। तो याद रखिए कि 1955 में 24वें अधिवेशन में 1935 में 24वें अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। अगला पॉइंट है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। देखिए हम यहाँ पे ये कर दे रहे हैं। क्वेश्चन आया भी था एनटीए के परीक्षा में। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो काका कालेलकर। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा ने 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में क्या किया? नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। तो यहाँ पे याद रखिए कि उत्तर प्रदेश, यह भी क्वेश्चन आया था, मतलब जो वहाँ पे काका कालेलकर था और ये क्वेश्चन मतलब कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसमें आपका क्या है कि बारीक अंतर है, दोनों को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। लिपि सुधार परिषद, और वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। नागरी लिपि सुधार समिति और यहाँ पे है लिपि सुधार परिषद की बात आ जाए जो तो राधाकृष्णन, और समिति की बात आ जाएगी तो आपका समिति काका कालेलकर, नागरी लिपि सुधार समिति, और यहाँ पे केवल लिपि सुधार परिषद है। अगला आखिरी पॉइंट है इसमें वैशिष्ट वाले में, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया। मतलब सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लिया। मतलब कि वो मानने की परिवर्तन हो और परिवर्तन के साथ रोमन लिपि को अपना लिया जाए। राजभाषा देखते हैं। राजभाषा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जानकारी के लिए भी, परीक्षा के लिए भी, हर चीज़ के लिए। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को, 14 सितंबर इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन कौन 22 भाषा देख लीजिए। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। संविधान का 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वें भाषा के रूप में, और 71वें संविधान जो संशोधन अधिनियम था 1992 से 3 को जोड़ा गया। नमक आप याद कर सकते हैं शॉर्टकट में, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इसके बाद क्या हुआ आपका, फिर यह हो गया आपका 15/3/18 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें आपका BDMS बोर्ड मो से याद कर सकते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को सम्मिलित कर लिया गया और यह 18 + 4 22 हो गए। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपक्रम यानी जो अब अनुबंध है, जो अनुच्छेद है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 343 से 51 तक है, तो 343 से शुरू है। 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक, 1950 से 15 साल जोड़ेंगे 65 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या फिर अंकों के देवनागरी रूपी का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए।
अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति 5 साल बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करेगा। शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो। शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन हो। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में और संघ की और राज्य अधिनियमितियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक बेनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र इत्यादि की भाषा क्या हो, पत्र आदि की भाषा क्या हो, हिंदी हो। आयोग से अपेक्षा की गई कि वह भारत का औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। 345 में क्या है? यह तो आपका हो गया 344। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 है। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हुए कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग या मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 348 जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। केवल किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाएं। निर्णय मतलब जो हो गया फैसला, आदेश ऑर्डर और डिक्रियां। अनुच्छेद 349 संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 350 प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या फिर राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अगला पॉइंट है 350 में किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनके मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। तीसरा है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी इस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षा पायो यानी रक्षा के उपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और सम्मिलित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। अनुच्छेद 351 है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे तथा उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रगति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में भी निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़ते अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। विधानमंडलों की भाषा कैसी हो, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपको आ जाएगा समझ में। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन की पीठाधीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में
कार्य राज्य की राजभाषा, कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में पदेन को मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो मतलब वह उसके ऊपर है, चाहे तो वह जो मुख्य है, जो लोकसभा स्पीकर राज्यसभा स्पीकर हैं, वह चाहे तो उनकी मातृभाषा में संबोधित करने का अनुमति दे सकते हैं। सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। 1955 में बाल गंगाधर तिलक खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। राज्यसभा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद में के समक्ष 1957 में रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 को दिया। संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 अस्थायी आयोगों की स्थापना की। एक राजभाषा विधायी आयोग 1961 विधि मंत्रालय द्वारा, और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में ही शिक्षा मंत्रालय के यह मिला। सन 1976 में राजभाषा यानी विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया। 61 में बना, 70 में खत्म पहला वाला। राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम निम्न है। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प, राजभाषा अधिनियम 1963, 1967 में संशोधित फिर से होकर आया। राजभाषा संकल्प 1968, प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि 1973। तो यहाँ पे जो सन दिया है ना, यह जरूर याद रखिए। राजभाषा अधिनियम 1963, 1967 में संशोधित। राजभाषा संकल्प 1968, प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973, राजभाषा अधिनियम 1976। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं थी। राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। क वर्ग में आपका क्या है, पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाएं। उत्तर प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली 2, 4, 6, 7, मतलब ये हिंदी भाषी आपके यह प्रदेश हैं। ख वर्ग में आपको पत्र व्यवहार में 2 भाषिक नीति का हुआ, मतलब 2 भाषा इसमें हुआ। पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। जबकि ग वर्ग में आप पत्र अंग्रेजी में हो, जैसे अंग्रेजी में हो मिजोरम, मतलब कि वहीं आपका आ जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, 7 सिस्टर वाला। तो पत्र व्यवहार इसमें अंग्रेजी में हो। पश्चिम बंगाल हो गया आपका बंगाली, उड़ीसा उड़िया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका 7 सिस्टर, उसी तरह मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। द्रविड़ भाषी क्षेत्र यानी जो नीचे वाला है, उसमें आपका है कि उन्हीं का ज़्यादा बोलबाला रहता है, उनके लोकल लैंग्वेज का। तो यहाँ पे इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हिंदी व्याकरण का इतिहास एक परिचय के रूप में, यहाँ से शुरू करेंगे। कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक शेयर तो कीजिए ही, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। पूरा किताब धीरे धीरे पढ़ेंगे। हम तभी पढ़ पाएंगे जब दोनों तरफ से होगा। आपको जहाँ अच्छा लगा बताइए, जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ बताइए, और कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, अपनी शिकायत कीजिए, और अच्छा लगा तो अच्छा बताइए। करते रहेंगे और देखते रहेंगे, तभी तो चलता रहेगा दोनों तरफ से। तो जय हिंद, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कराइए भी।